बहुत समय पहले मृथिला के भरौरा नामक गांव में गोनू झा नाम के एक पंडित रहते थे। पंडित बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थे। एक दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गोनू झा मन ही मन भुनभुनाने लगे, न जाने सुबह सुबह कौन आ पहुंचा है। उन्होंने बिस्तर से उतरकर दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर 4 अजनबी युवक खड़े हैं। देखने से बदहवास से लग रहे थे। युवकों पर गोनू झा ने प्रश्नसूचक दृष्टि डाली और पूछा, क्या बात है? चारों युवकों में से एक युवक ने कहा, हमें पंडित जी से मिलना है। गोनू झा ने पूछा, पंडित जी से मतलब? जी हाँ, पंडित जी से। मैं ही गोनू झा हूँ, कहिए क्या काम है मुझसे? इतना सुनना था कि चारों युवक दंडवत की मुद्रा में आ खड़े हुए। उनके इस अभिवादन से गोनू झा ने इतना तो अवश्य ही भांप लिया कि ये युवक उनसे कोई सहायता लेने आए हैं। उन्होंने युवकों को अपने कमरे में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहकर पूछा, यदि मैं स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप लोगों से बातें करूं तो? युवकों ने विनम्रता से कहा, जी हाँ पंडित जी, हम लोग प्रतीक्षा कर लेंगे, आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो लें। थोड़ी देर बाद ही स्नान और ध्यान से निवृत्त होकर गोनू झा ने युवकों से पूछा, बताओ भाई, क्या बात है? कहाँ से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? युवकों ने उन्हें बताया, पंडित जी, हम चारों कवि हैं, हम सबके माता पिता हम लोगों को निकट्ठू समझते हैं। हम लोगों ने सुना था कि मृथिला नरेश कवियों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम चारों ने मिलकर एक कविता बनाई और मृथिला नरेश को सुनाने के लिए दरबार में पहुंच गए। महाराज ने हमें मिलने का अवसर तो दे दिया, मगर कविता सुनने के बाद हमें डांट कर भगा दिया। हम बेहद अपमानित होकर वहां से लौट आए। हम लोगों को एक दरबारी ने बताया कि आप भी कवि हैं और जैसी कविता आप करते हैं वैसी ही कविता हमने भी की है। आपकी कविता सुनकर आपको महाराज ने पुरस्कृत किया था, जबकि हमारी कविता सुनकर उन्होंने हमें भाग जाने को कह दिया। उसी दरबारी ने हमें बताया कि आप ही हमारी कविता का भाव समझ सकते हैं और महाराज को हमारी कविता के गुणार्थ समझा सकते हैं। गोनू झा ने युवकों की बात ध्यान से सुनी। जब दरबारी का प्रसंग आया तो वे उत्सुक हुए कि आखिर महाराज के किस दरबारी ने उनके बारे में इन युवकों को जानकारी दी है कि वे भी उनके जैसा ही कविता करते हैं। अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए उन्होंने युवकों से पूछा, वह दरबारी कौन था? युवक ने बताया, हमने तो उसका नाम नहीं पूछा। हाँ, वह विचित्र ढंग से पगड़ी बांधे हुए था। पगड़ी से उसकी एक आंख छुपी हुई थी। अब तो गोनू झा समझ गए कि इन युवकों को काना नाई ने उनके पास भेजा है। काना नाई महाराज के दरबार में था और उन महत्वाकांक्षी दरबारियों की चौकड़ी में शामिल था जो गोनू झा से मिलते थे तथा उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं खोना चाहते थे। गोनू झा समझ गए कि जरूर इन युवकों की कविता में कोई ऐसी बात है जो अशोभनीय है, अन्यथा काना नाई उन्हें इस तरह प्रेरित कर उनके पास नहीं भेजता। उन्होंने युवकों से कहा, मुझे तुम लोग विस्तार से बताओ कि तुम लोगों ने मिलकर कविता कैसे लिखी और तुम्हारी कविता क्या है? युवक में से एक ने कहा, पंडित जी, अब तो कविता पढ़ने का हौसला भी जाता रहा है। कहाँ हमने सोचा था कि कविता सुनाने के बाद महाराज से जो इनाम मिलेगा उसे ले जाकर
अपने माता पिता को दे देंगे ताकि वे समझ सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हम निकट्ठू नहीं हैं, हमारी भी कोई पहचान है। गोनू झा ने उसे बीच में ही टोककर कहा, यह सब रहने दो, कविता सुनाओ। तब युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, जब हम लोग महाराज के दरबार के लिए अपने गांव से निकले तो रास्ते में एक गूलर का पेड़ मिला और मैंने एक गूलर पेड़ से टूटकर गिरते देखा तो कविता की पहली पंक्ति बनाई, पककर गूलर गिर गयो। दूसरे युवक ने कहा, पंडित जी, मैंने राह में एक पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़कर ले जाती हुई एक महिला को देखा तो उसी समय अन्यासी मेरे मुंह से यह पंक्ति निकल आई, लायो पीपर नारी। तीसरे युवक ने कहा, पंडित जी, मैंने जामुन का एक पेड़ देखा जिस पर अनगिनत जामुन फले हुए थे तो मैंने कविता की तीसरी पंक्ति बना दी, जामुन अंत न पायो। अब चौथे युवक की बारी थी। उसने गोनू झा से कहा, हम लोग थोड़ी देर और आगे बढ़े तो देखा कि कुछ बच्चे खेलते खेलते झगड़ने लगे हैं। तब मैंने कविता की अंतिम पंक्ति जोड़ी, बरबस ठानो रार, और इस तरह उनकी कविता पूरी हुई। पककर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नार, जामुन अंत न पायो, बरबस ठानी रात। गोनू झा समझ गए कि काना नाई ने उनका उपहास उड़ाने के लिए ही इन युवकों को उनके पास भेजा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो ये युवक मूर्ख हैं, किंतु इनके मन में अपने माता पिता को प्रसन्न करने की इच्छा है। इसी इच्छा के कारण ही वे महाराज के दरबार में कविता सुनाने चले गए थे। दूसरी तरफ काना नाई उनसे जलता है तथा उनका मजाक उड़ाने के लिए इन युवकों को उनके पास जाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इन युवकों को महाराज से पुरस्कार दिलवाकर ही रहेंगे। वे अपने साथ उन युवकों को लेकर दरबार में पहुँचे। महाराज ने जब दरबार में युवकों को देखा तो वे आग बबूला हो गए और डांटते हुए बोले, अरे तुम लोग फिर यहाँ आ गए। गोनू झा ने विनम्रता पूर्वक हस्तक्षेप किया, महाराज, इन कवियों को मैं लेकर आया हूँ आपके पास। जिस समय गोनू झा यह बात कह रहे थे उस समय उनकी दृष्टि काना नाई पर टिकी हुई थी। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं तो इन युवकों की चौपाई सुनकर विस्मित सा रह गया। मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम उम्र में इन युवकों ने 4 पंक्तियों में संपूर्ण रामायण की रचना कैसे कर ली। अब महाराज के चौंकने की बारी थी। महाराज के मुंह से निकला, संपूर्ण रामायण? जी हाँ महाराज, संपूर्ण रामायण। यदि आप अनुमति दे तो मैं इन युवकों की लघु किंतु महानतम रचना आपको सुना डालूं। गोनू झा ने महाराज से कहा। महाराज ने अनुमति दे दी। पूरे दरबार में उत्सुकता पैदा हो चुकी थी। युवकों ने बारी बारी से अपनी अपनी रचना दरबार में सुनाई। पककर गूलर गिर गयो, लायो पीपर नार, जामुन अंत न पायो, बरबस ठानो रात। महाराज की समझ में कुछ भी नहीं आया। तब उन्होंने गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा समझ गए कि महाराज उनसे कह रहे हैं कि क्या बकवास कविता है। गोनू झा ने मूरख स्वर में कहा, महाराज, ये पंक्तियां सामान्य नहीं हैं, इनसे गुणतम बातें ध्वनित हो रही हैं। यह तो राम रावण के युद्ध से लेकर उनके परिणाम तक को रेखांकित करने वाली रचना है। पककर गूलर गिर गयो वस्तुतः रावण की पत्नी मंदोदरी का विलाप है। करुण रस का ऐसा वर्णन किसी अन्य पंक्ति में कहाँ है। इस पंक्ति में कवि कहता है कि संपूर्ण सोने की लंका जो रावण के अभिमान का प्रतीक थी, पके गूलर की तरह धराशायी हो गई। लायो पीपर नारी, मंदोदरी की
रुदन में यह ध्वनित होता है कि पीपरी मंदोदरी का पिया पति अर्थात रावण पर नारी अर्थात राम की पत्नी सीता को ले आया, जिसके कारण लंका का विनाश हुआ। जामन अंत न पाइयो। भगवान श्री राम का यशोगान है कि हे मन, राम तो भगवान है, अनंत है, उनके सामर्थ्य को भला कैसे जाना जा सकता है। और महाराज, कविता की अंतिम पंक्ति का अर्थ तो अब बिल्कुल साफ हो गया है कि मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है कि जिस परमेश्वर राम के मन की शक्ति की था कोई नहीं ले सकता है, उससे उसके पति रावण ने बर्बस दुश्मनी मोल ले ली, जिसका नतीजा हुआ कि यह आज अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ ध्वस्त हो गया। महाराज, इस कविता से तो नहीं बल्कि गोनू झा द्वारा की गई विद्वत्तापूर्ण विवेचना से प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी समझ लिया कि गोनू झा इन युवकों की मदद करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने इन युवकों में कोई अच्छी बात जरूर देखी है, अन्यथा वे इन्हें लेकर दरबार में खुद उपस्थित नहीं होते। ऐसा विचार कर महाराज ने युवकों को इनाम दिया। इनाम पाकर चारों युवक बहुत ही प्रसन्न हुए और दरबार से विदा होते समय इन युवकों ने जब गोनू झा का चरण स्पर्श किया तो गोनू झा ने आशीष देने की शैली में कहा, जाओ इनाम में मिली धनराशि अपने माता पिता को देकर प्रसन्न करो। अब घर जाकर कुछ काम की बातें सीखो। कविता से रोजी रोटी नहीं मिलती। युवकों के जाने के बाद गोनू झा ने काना नायक की तरह भरपूर दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए अपने आसन पर विराजमान हुए। इस तरह गोनू झा ने अपनी सूझबूझ से एक उल्टी पुल्टी कविता का अर्थ विद्वानता में साबित कर दिया और अपनी भी मान मर्यादा बचा ली। धन्यवाद।